दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शाही महल में शाह तुर्कान नाम की एक नौकरानी हुआ करती थी। वो बला की खूबसूरत थी और अक्लमंद भी, लिहाजा वो बहुत जल्द सुल्तान की चहेती बन बैठी और फिर उसकी बेगम भी। माना जाता है कि इल्तुतमिश की मौत के बाद वो सल्तनत की सबसे खास और ताकतवर औरत बन चुकी थी। दिल्ली की सत्ता और रजिया के बीच में यही शाह तुर्कान सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी हो गई। इल्तुतमिश ने भले ही अपनी मौत से पहले अपनी बेटी रजिया को तख्त सौंपा था, लेकिन उसके मरते ही अमीरों और वजीरों ने अपना असली रंग दिखा दिया। रजिया का साथ देने और उसे अपनी मलिका मानने की जो कसम खाई गई थी, वो सभी तोड़ दी गई। इल्तुतमिश के बाद उसका कोई बेटा तख्त पर बैठता तो शायद ये अमीर और वजीर वफादार रहते भी, लेकिन रजिया को सुल्तान मानने के लिए वो किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, इसे समझाना कोई मुश्किल बात नहीं है। पूरा का पूरा मध्यकाल औरतों के लिए अंधेरे से भरा दौर था। ना तो उन्हें शिक्षा दी जाती थी और ना बाहर की कोई अहम जिम्मेदारी। उनका काम घर को संभालना, मर्दों की वासना पूरी करना और किसी मशीन की तरह बच्चे पैदा करना भर होता था। घर से निकलने पर घूंघट या बुर्के में ढके रहना ही उनका नसीब था। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सारी औरतों की जिंदगी एक जैसी ही थी। ऐसे वक्त में दिल्ली सल्तनत चलाने वाले घमंडी मर्द भला कैसे एक औरत को सत्ता के शिखर पर देख सकते थे। उन्होंने रजिया की तमाम खूबियों को नजरअंदाज कर उसे बस एक औरत के तौर पर ही देखा, जिसका हुक्म मानना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। इल्तुतमिश की आखिरी रस्म के बाद ही वजीर आजम ममालिक और 40 अमीरों ने साजिशें रचकर रजिया को विरासत से बेदखल कर दिया और दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठने दिया। उन्होंने रजिया की जगह पर बेगम शाह तुर्कान के बेटे शहजादे रुकनुद्दीन को नया सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन अव्वल दर्जे का अय्याश सुल्तान था। उसे सियासत से कोई मतलब नहीं था और ना ही सल्तनत के कामों में कोई दिलचस्पी थी। वो दिन रात संगीत, शराब और हरम की औरतों के बीच पड़ा रहता। कहा जाता है कि वो इतनी ज्यादा पी लेता था कि हाथी पर चढ़कर दिल्ली की गलियों और बाजारों में सोने के सिक्के बिखेरता जाता था। सल्तनत की असली चाबी रुकनुद्दीन की मां शाह तुर्कान के पास थी। शाह तुर्कान अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को उखाड़कर फेंक देना चाहती थी। उसे मालूम था कि इल्तुतमिश की बाकी बेगमें भी कभी न कभी सत्ता के लिए सिर उठा सकती हैं। उसने मौका मिलते ही इन सारी बेगमों को शाही महल से बाहर खदेड़ दिया। इल्तुतमिश की इन बेगमों और उनकी औलादों की हालत गलियों में फिरते भिखारियों जैसी हो गई थी। तुर्कान बस इतने पर ही नहीं रुकी। उसने सुल्तान के प्रिय शहजादे कुतुबुद्दीन की आंखें निकलवा ली और उसका कत्ल करवा दिया। जाहिर है तुर्कान की ये हरकतें देखकर सल्तनत के लोगों में आतंक फैल गया था। उसकी इन करतूतों की वजह से 40 अमीर भी परेशान हो उठे थे। उधर उसका बेटा रुकनुद्दीन सुल्तान बनकर शराब और शबाब पर शाही खजाना लुटाते जा रहा था, और इधर मां थी कि शाही परिवार पर जुल्म करने के साथ साथ सल्तनत के कामों में बेजा दखल देकर मामले को बिगाड़ रही थी। शहजादे कुतुबुद्दीन की आंखें निकलवाने और उसे कत्ल कर देने की खबर जब उसके भाई गियासुद्दीन मोहम्मद को मिली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। गियासुद्दीन अब अवध का सूबेदार था। उसने उसी वक्त वहां पर बगावत कर दी और बंगाल से दिल्ली भेजे जा रहे शाही खजाने को लूट लिया।
इसके बाद से ही सुल्तान रुकनुद्दीन और उसकी मां तुर्कान के बुरे दिन शुरू हो गए। अवध के बाद बदायूं में भी बगावत हो गई थी और बंगाल ने भी दिल्ली सल्तनत से आज़ादी का ऐलान कर दिया। माँ बेटे की मुश्किलें तब और बढ़ गई जब चंगेज खान के सेनापति मलिक शैफुद्दीन ने पंजाब पर हमला बोल दिया। मंगोलों की बर्बर सेना सल्तनत के दरवाजे तक आ खड़ी हुई थी, लेकिन तभी कच्छ के सूबेदार से उनकी टक्कर हुई और उसने मंगोलों को हराकर सिंध के पार भगा दिया। मंगोलों को खदेड़ने के बाद कच्छ के सूबेदार ने महसूस किया कि दिल्ली की सल्तनत सुरक्षित हाथों में नहीं है। उसने उत्तर पश्चिमी सूबों के सभी सूबेदारों को साथ मिलाया और सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ बगावत कर दी। ये सारे सूबेदार चालीसी अमीरों की जमात का हिस्सा थे, इसलिए वो बेहद ताकतवर भी थे। सुल्तान रुकनुद्दीन के पास इनसे टकराने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो दिल्ली से अपनी सेना लेकर पंजाब का विद्रोह कुचलने के लिए बड़ा ही था कि उसे एक तगड़ा झटका लगा। उसका सबसे भरोसेमंद वजीर जुनैदी उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा लेकर पंजाब के बागी अमीरों से जा मिला। इस धोखे से सुल्तान रुकनुद्दीन बुरी तरह से हिल गया और अब उसको अपनी कमजोर होती ताकत का अंदाजा भी हो गया था। उसके लिए और भी बुरी खबर ये थी कि उसकी मां शाह तुर्कान के जुल्मों सितम से तंग आकर दिल्ली की जनता ने भी बगावत कर दी थी। मां बेटे के कमजोर पड़ते ही एक बार फिर रजिया के सुल्तान बनने की उम्मीदों ने जोर पकड़ लिया था। दिल्ली की जनता रजिया की खूबियों से वाकिफ थी और मुश्किलों से भरे उन हालातों में तो उन्हें बस रजिया की काबिलियत पर ही भरोसा रह गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रजिया उनके सुल्तान की असली वारिस थी। कोई भी ये बात नहीं भूला था कि खुद इल्तुतमिश ने रजिया को दिल्ली की मलिका मुकर्रर किया था। दिल्ली की जनता रजिया को बेहद चाहती थी और वो सभी उसे सल्तनत संभालते देखना चाहते थे। उधर शाह तुर्कान भी इस बात को समझती थी, इसलिए उसने अपना आखिरी दांव चला और रजिया के कत्ल की साजिश रची। उसने जिन लोगों को रजिया को मारने के लिए भेजा था वो लोग अपनी नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सके। रजिया को पहले ही इस साजिश के बारे में पता चल गया था और वो अपने भरोसेमंद लोगों के साथ एक अनजान जगह पर जाकर छिप गई थी। उधर जब दिल्ली के लोगों को शाह तुर्कान की इस गंदी साजिश और रजिया के चले जाने की बात मालूम चली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने शाही महल को घेरा और शाह तुर्कान को पकड़कर कैद कर लिया। जब सुल्तान रुकनुद्दीन को खबर मिली कि उसकी मां को बागियों ने बंदी बना लिया है तो वो उसकी मदद के लिए अपनी बची हुई सेना लेकर दिल्ली आया, लेकिन यहाँ आते ही उसकी बाकी सेना भी दिल्ली की जनता से मिल गई। अकेला पड़ने के बाद रुकनुद्दीन भागकर यमुना के पास किलोखड़ी में छिप गया, लेकिन बहुत जल्द वो चालीसी अमीरों के हाथ लग गया। 9 नवंबर 1236 का दिन था जब रुकनुद्दीन और उसकी मां शाह तुर्कान का कत्ल कर दिया गया। रुकनुद्दीन ने सिर्फ 6 महीने और 7 दिनों तक ही दिल्ली की बागडोर संभाली थी। उसकी अय्याशियों और शाह तुर्कान की करतूतों से परेशान दिल्ली की जनता ने वक्त रहते ही दोनों मां बेटे को ठिकाने लगा दिया था। आखिरकार नवंबर 1236 में रजिया को दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बिठाया गया। इस तरह से दिल्ली की जनता ने अपने सुल्तान की आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी। सुल्तान बनने के बाद भी रजिया की राहें आसान नहीं थी। उसके सिर पर कांटों से भरा ताज था और कदम कदम पर नए नए धोखे थे। उस पर एक हबशी युवक याकूत के साथ उसकी नज़दीकियों ने दिल्ली सल्तनत में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो उसे साथ उड़ाकर ले जाने वाला था।